Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 July 2023. Let's begin today's nursing competitive exams MCQ session for upcoming AIMS NORCET exams especially. Our first question is, which medication has to be avoided on a patient with acute gastritis? अगर किसी क्लाइंट को अचानक गैस्ट्राइटिस कंडीशन डेवलप हो गई है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कंडीशन हो गई है, तो उसे कौन सी मेडिसिन नहीं देंगे आप? इंडोमेथासिन, प्रोसेमाइड, प्रोप्रेनोलॉल, डिगॉक्सिन। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन ड्रग हम क्लाइंट को नहीं देंगे। आपने एनएसएआईडी एनएसएआईडीज ड्रग का नाम सुना होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स जब भी किसी पेशेंट को दी जाती हैं तो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं। इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो सभी क्या करती हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं और इरिटेशन के कारण क्लाइंट में सिम्टम्स सीवियर होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। तो यहाँ पर जो इंडोमेथासिन ड्रग बताई गई है, ये एक एनएसएआईडी ग्रुप की ही मेडिसिन है। तो गैस्ट्राइटिस कंडीशन होने पर हम इस मेडिसिन को नहीं देंगे। गैस्ट्राइटिस का मतलब है स्टमक की म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होना। स्टमक म्यूकोसा में या स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना गैस्ट्राइटिस के रूप में जाना जाता है। एनएसएआईडी ग्रुप की बात की जाए तो इसमें एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, मिफेनेमिक एसिड, इंडोमेथासिन, ये मेन ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्राइटिस के होने पर हम स्पेशली अवॉइड करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्ट irregular weak uterine contractions during active stage of labor indicates। लेबर की फर्स्ट स्टेज में, एक्टिव स्टेज के अंदर शॉर्ट इरेगुलर और वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का आना किस टाइप का डिस्टोशिया है, किस प्रकार का डिफिकल्ट लेबर है, ये आपको बताना है। क्या ये हाइपोटोनिक डिस्टोशिया है, हाइपरटोनिक डिस्टोशिया है, प्रिसिपिटेटेड डिस्टोशिया है या ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टोशिया है? अगर किसी क्लाइंट को डिलीवरी के दौरान बहुत ही कमजोर, इर्रेगुलर और छोटे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूट्राइन में पूरी टोन मौजूद नहीं है, उसकी टोन कम हो चुकी है, हाइपोटोनिक कंडीशन हो चुकी है और इस वजह से ही इसे हम हाइपोटोनिक डिस्टोशिया का नाम देते हैं। कई बार इसे हाइपोटोनिक यूट्राइन डिसफंक्शन भी कह दिया जाता है या फिर इसे सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया भी कह देते हैं। ये अलग-अलग नाम है जो कि यहाँ पर इस कंडीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस की सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, ये आपको बताना है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या पेरिटोनियम? सही जवाब है मायोमेट्रियम। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं और ये लेयर जो होती है विसरल पेरिटोनियम से बनती है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, ये मसल्स के द्वारा बनी हुई लेयर होती है और अंदर वाली जो लेयर है उसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, जो प्रेगनेंसी पीरियड में डेसिडुआ के नाम से जानी जाती है।
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान इसी लेयर का शेड ऑफ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। किसी पेशेंट की केयर के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसे नर्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कौन सा स्टेप एक्शन फेज के रूप में जाना जाता है? सब्जेक्टिव असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या इवैल्यूएशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नर्सिंग प्रोसेस की जो एक्शन फेज होती है उसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। और जो प्लान हमने पेशेंट की केयर के लिए तैयार किया होता है उसे पेशेंट की केयर में इस्तेमाल करके इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। सेंट्रल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1969 में, 1881 में, 1950s में या फिर 1947 में? केंद्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1969 के अंदर आया था, 1969 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायनेकोमेस्टिया इज ऑल्सो नोन एज। गायनेकोमेस्टिया शब्द का क्या मतलब होता है? हाइपरट्रॉपी ऑफ मेल ब्रेस्ट, हाइपरट्रॉपी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, इंफ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना? द सही जवाब इज ऑप्शन ए, हाइपरट्रॉपी ऑफ द मेल ब्रेस्ट। हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है किसी भी जगह की सेल्स का आकार बढ़ जाना, साइज बढ़ जाना। इंक्रीज इन द साइज इज नोन एज हाइपरट्रॉपी। अगर मेल ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू देखने को मिलता है, तो ये चीज हाइपरट्रॉपी है। मेल ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना हाइपरट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। और हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है किसी भी सेल का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is concerned about contracting malaria while visiting relatives in Southeast Asia. What should the nurse teach the client to avoid best to prevent malaria? एक कोई पर्सन है जो कि अपने रिलेटिव से मिलने के लिए साउथ ईस्ट साइड ऑफ एशिया में जाना चाहता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से में जाना चाहता है। अब उस जगह पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं, जो मलेरिया फैलाते हैं या उस जगह पे मलेरिया फैला हुआ है। तो मलेरिया क्लाइंट को ना हो जाए, इससे बचने के लिए एज अ नर्स आप इस पेशेंट को, इस पर्सन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? साउथ ईस्ट एशिया में रिलेटिव से मिलने जा रहे पर्सन को मलेरिया ना हो जाए, इससे बचाव के लिए आप क्या ऑप्शन दे सकते हैं? आप उसे कहेंगे कि मॉस्किटो बाइट से बचें, आप अनट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल ना करें, अंडर कुक्ड फूड ना खाएं, ओवर पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर ना जाएं। किस चीज का अवॉइडेंस मलेरिया को प्रिवेंट कर सकता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन आंसर इसका बिल्कुल सीधा है। मलेरिया डिजीज कंडीशन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक प्रोटोजोवल डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम द्वारा ट्रांसमिट होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम द्वारा ट्रांसमिट होता है। और ये डिजीज कंडीशन जो है हमेशा मॉस्किटो बाइट से फैलती है। यानी अगर आपको मच्छरों ने काटा और वो इन्फेक्टेड है, तब तो आपको डेफिनेटली मलेरिया हो जाएगा। लेकिन आप मच्छरों के काटने से बच गए तो फिर आपको मलेरिया नहीं होगा। तो मॉस्किटो बाइट से बचना इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज chewing tobacco may cause, जो पर्सन टोबैको खाता है, तंबाकू खाता है, उसे कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? इम्पेयर्ड विजन, डायरिया, अल्सर, ओरल कैंसर। यस, आप बिल्कुल सही हैं। टोबैको च्युइ करने वाले जो पर्सन होते हैं, उनमें ओरल कैंसर डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा जो टोबैको प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सभी के ऊपर इमेज के साथ वार्निंग लिखी होती है, टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a client placed into whirlpool tub for range of motion exercises. The client asked the nurse about the need of exercise in water. The nurse should explain that rehabilitating exercises carried out underwater utilize the waters. किसी पेशेंट को रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करवाने के लिए व्हर्लपूल टब का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने के लिए। अब ये पेशेंट आपसे पूछता है कि मुझे इस पानी के टब में बैठाकर क्यों एक्सरसाइज करवाई जा रही है? आप इस पेशेंट को बताएंगे कि हम आपको पानी के उस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिससे कि आपकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट्स आएँगे। क्योंकि पानी के अंदर जब भी कोई एक्सरसाइज की जाती है तो क्लाइंट को कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है, मिनिमम स्ट्रेन करना होता है। आपने कभी कुएं के अंदर से अगर पानी निकाला होगा, वाटर वेल के अंदर से अगर पानी निकाला होगा, तो आप ये देखेंगे जब पानी की बाल्टी को आप पानी के अंदर पूरी तरह से डुबो देते हैं, तो वो बिल्कुल आपको हल्की महसूस होने लगती है। और इसी बाल्टी को जब पूरा भरकर आप निकाल लेते हैं पानी से बाहर, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जब क्लाइंट पानी के अंदर, टब के अंदर बैठकर कुछ एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करता है, तो उसे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और धीरे-धीरे उसके उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल्स हैं, बेहतर होने लगती हैं, मूवमेंट होने लगती है और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर पानी का कौन-सा फीचर आप यूज़ करते हुए एक्सरसाइज़ करवा रहे हैं, ये आपको बताना है। क्या ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, ब्यूयंट फ़ोर्स है या फिर वेपर प्रोडक्शन है? जब हम पानी के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर बहुत कम प्रेशर होता है, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। वेपर का मतलब होता है भाप या वाष्प, जो कि पानी के गर्म होने पर बनता है और पानी के ऊपर रहता है, तो इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। पानी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या पानी का टेम्परेचर घटा दीजिए, ये किसी भी प्रकार से क्लाइंट के मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर जो बॉयोएंट फोर्स है, ये सही आंसर माना जाएगा। इसी फोर्स के कारण क्लाइंट आसानी से पानी के अंदर मूवमेंट कर पाएगा और उसकी कम स्ट्रेन या कम फोर्स के अंदर अच्छी एक्सरसाइज हो पाएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर आप हिंदी में इसे जानना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। ब्यूयॉन्ड फोर्स को हिंदी में उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैनल व्यूअर्स बिलोंग्स टू हिंदी स्पीकिंग रीजन्स और ये सब चीज़ें काफ़ी उन्होंने टिपिकल टर्म्स को हिंदी में पढ़ रखा है। तो हमारी कोशिश है कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से टीच किया जाए। सो उत्प्लावन बल या बियॉन्ड फोर्स कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which extraocular muscles are not supplied by third cranial nerve? इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल थर्ड क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता? सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस
inferior rectus. The सही आंसर is ऑप्शन ए, सुपीरियर ऑब्लिक। हमारा जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वाला एरिया है, ये हमारे आई बॉल के आसपास पाया जाता है और ये आई बॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, इस मसल को फोर्थ क्रेनियल नर्व नर्व सप्लाई पहुंचाती है। फोर्थ क्रेनियल नर्व का नाम आप सभी जानते ही हैं, इसे ट्रॉक्लियर नर्व के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में इंफीरियर रेक्टस, मीडियल मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, ये जो चार मसल्स हैं, इन्हें थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। इन्हें थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। इस थर्ड क्रेनियल नर्व को हम ऑक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात हो गई टोटल 4 और 5 मसल्स की। इसके अलावा लैटरल रेक्टस मसल भी हमारे आइज के अंदर पाया जाता है। इसको ब्लड सप्लाई पहुंचाती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जिसे हम एब्ड्यूसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमारी जो आई बॉल है, इस आई बॉल की मूवमेंट को पूरा करवाने के लिए लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप जब देख रहे हैं, तो आई बॉल को घुमाने के लिए 6 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से जो 4 मसल्स हैं, जैसे इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन चारों मसल्स को थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। इसे ऑक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा पांचवा मसल है, जिसे सुपीरियर ऑब्लिक मसल के नाम से जाना जाता है, इसे फोर्थ क्रेनियल नर्व नर्व सप्लाई पहुंचाती है और इस क्रेनियल नर्व को हम ट्रॉक्लियर नर्व के रूप में जानते हैं। अब आखिरी जो छठी मसल है, उसे हम लैटरल रेक्टस मसल का नाम देते हैं और ये हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व यानी एब्ड्यूसेंस नर्व द्वारा सप्लाइड होती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, लैटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस मसल है और इसे सिक्स्थ क्रेनियल नर्व नर्व सप्लाई पहुंचाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बेसिक बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनाफिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डर्मेटॉन इज अ पार्ट ऑफ। इनमें से डर्मेटॉन किसका पार्ट माना जाता है? बोन का, जॉइंट का, मसल का या स्किन का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्किन। हमारे स्किन का वह हिस्सा जो कि सिंगल सेंसरी नर्व के द्वारा सप्लाइड होता है, उसे डर्मेटॉन का नाम दिया जाता है। हमारे स्किन का वह भाग जो कि सिंगल सेंसरी नर्व द्वारा सप्लाइड होता है, उसे डर्मेटॉन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेंजर एसोसिएटेड विद ब्रीच डिलीवरी एट बर्थ में बी। लेबर या डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा उल्टा है, यानी कि बच्चे में ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो इस सिचुएशन में कौन सा डेंजर हो सकता है, कौन सा रिस्क हो सकता है? पैथोलॉजिकल हिमेटोमा होने का, सिफेलो हिमेटोमा होने का, कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड होने का या प्लेसेंटा अब्रप्शन होने का?
अगर डिलीवरी के दौरान बच्चा कुछ इस पोजीशन में है यूट्रस के अंदर, उसका जो बैक वाला पोर्शन है, बटक्स वाला पोर्शन है, वो सर्विक्स की तरफ है और जो हेड वाला पोर्शन है, वो माँ के यूट्रस के फंडस वाले पार्ट की तरफ है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं और साधारण भाषा में कहते हैं कि बच्चा उल्टा है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को माना जाता है, जिसमें बच्चे का सिर यूट्रस सर्विक्स की तरफ होना चाहिए, ये नॉर्मल माना जाता है। अब आप ये बताएं कि बच्चा जब इस पोजीशन में है और यूट्रस हर तरफ से लगातार इस बच्चे के सिर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और तो इससे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ब्रीच डिलीवरी के केस में बच्चे को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर डेंजर हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला है इंट्राक्रैनियल हैमरेज, यानी यूट्रस के दबाव की वजह से लगातार बच्चे के सिर पर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और इसकी वजह से बच्चे के ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता है। दूसरी बात करें कि जब बच्चा इस पोजीशन में होता है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ से इस जगह पर, ये बच्चे के पोजीशन गलत पोजीशन में रहने की वजह से बच्चे के किसी बॉडी पार्ट के नीचे दब सकती है, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के दबने या कंप्रेस होने की वजह से बच्चे तक जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच रही थी, वो नहीं पहुंचेगी या कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से बच्चे में एस्फाइक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चे के अंदर इंजरीज होने की भी रिस्क बढ़ जाती है, अदर बॉडी पार्ट्स में इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड। बच्चा जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन में होगा, उल्टा होगा, तो कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरा इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, इंटरनल यानी हेड वाले पार्ट में कंप्रेशन के कारण, दबाव के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, और दूसरे पार्ट्स के अंदर इंजरी हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम आने वाला है आपके लिए ये चीज़ आगे। Next question is, a nurse is providing discharge instructions about digoxin. Which response should a nurse include as a reason for a client to withhold the digoxin? किसी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज के समय आप पेशेंट को टीचिंग देने के दौरान नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किस फाइंडिंग के होने पर डिगॉक्सिन ड्रग को अगली डोज को नहीं लेने के लिए कहेंगे? नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग क्लाइंट में होने के बाद क्लाइंट को डिगॉक्सिन ड्रग लेने से मना करने को कहेंगे, ये आपको बताना है। चेस्ट पेन होने पर, ब्लड विजन होने पर, परसिस्टेंट हिकअप्स होने पर, या फिर इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट कंडीशन होने पर। यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन टू। अगर कोई क्लाइंट डिगॉक्सिन ड्रग ले रहा है और अचानक उसमें विजुअल डिस्टरबेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड विजन, येलो विजन, तो इस सिचुएशन में आप ये मानकर चलेंगे कि इस क्लाइंट को डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो रही है, यानी क्लाइंट के शरीर में डिगॉक्सिन ड्रग का लेवल बढ़ चुका है, और इसके बाद क्लाइंट को अगली जो डोज है डिगॉक्सिन की वो नहीं लेना चाहिए, इस ड्रग को विदहोल्ड कर देना चाहिए। ऑप्शन वन के अंदर जो बताया गया है चेस्ट पेन डिगॉक्सिन का टॉक्सिसिटी नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पर गलत माना गया है। परसिस्टेंट हिकअप्स भी इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन फोर के अंदर कहा गया है इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। देखिएगा, डिगॉक्सिन ड्रग जो होती है
हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में हार्ट और लंग्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। जब क्लाइंट को डिगॉक्सिन ड्रग दी जाती है तो इस ड्रग के इफ़ेक्ट की वजह से क्लाइंट का जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव होने लगता है। तो अगर क्लाइंट में डिगॉक्सिन ड्रग देने के बाद यूरिनरी आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्रग अपना एक्शन दिखा रही है, बॉडी में मौजूद एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल रही है, और ऐसा होने के बाद हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा था वो कम हो जाएगा और क्लाइंट की कंडीशन बेहतर होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज जीएफआर ऑफ एन अडल्ट? किसी अडल्ट पर्सन का एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 10 ml पर डे, 180 लीटर्स पर डे, 1500 ml पर डे, या फिर 1 ml पर डे? हमारी किडनीज के द्वारा कितना फिल्ट्रेट सिक्रीट किया जाता है, बनाया जाता है, उसे जीएफआर कहा जाता है। और नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो 180 लीटर पर डे होता है, या फिर आप इसे इस तरह से भी बता सकते हैं कि 125 ml पर मिनट। किसी भी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियसली पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। एवरेज जो जीएफआर होती है वो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे के हिसाब से रहती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।